नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेसन में हम एक बहुत दिलचस्प महिला द्वारा रचित लेख पढ़ रहे हैं। जर्मेन ग्रियर ऑस्ट्रेलिया में जन्मी, इंग्लैंड के विख्यात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ी, वहीं पर बाद में प्रोफेसर नियुक्त हुई। समाज को हिला देने वाली किताबें लिखने वाली जर्मेन ग्रियर। हम स्त्रीवाद का जिक्र करें और इनका नाम न लें, ये नामुमकिन है। आज से 50 वर्ष पहले प्रकाशित उनकी किताब द फीमेल यूनक यानी मादा नपुंसक ने स्त्रीवादी क्रांति की आग में घी का काम किया और अगले 20 सालों तक बहुचर्चित पुस्तक रही। ग्रियर हमेशा विवादों से घिरी रहीं। कुछ लोग उन्हें जीनियस यानी अद्भुत बुद्धिजीवी कहते थे, तो अन्य लोग अश्लील और निर्लज्ज। अपने समय यानी 1970-80 के दशक के अन्य बुद्धिजीवियों से उनके बहुत गहरे मतभेद रहे। स्त्रीवादी नारी का पुरुषों से झगड़ा होना तो अपेक्षित है, लेकिन अन्य महिलावादियों के विचारों से भी ग्रियर सहमत नहीं थीं। विवादास्पद होना उनकी पहचान बन गया। जब भी उनकी कोई नई किताब आती या इंटरव्यू होता, वे स्टेज पर लेक्चर देने जाती तो दर्शक और श्रोता जानते थे कि वे कोई उत्तेजक विषय अवश्य उठाएंगी। अपने प्रतिद्वंदियों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटेंगी और सभा में जोशीला विवाद होगा, कुछ ऐसा ऐलान करेंगी कि वहां एकत्रित जनसमूह भड़क उठे। उदाहरण स्वरूप उनका ये कथन सुनिए। Genuine femaleness remains grotesque to the point of obscenity। यानी विशुद्ध नारीत्व या शुद्ध रूप में नारी होने की स्थिति एक विभत्स रूप लेती है, यहाँ तक कि इसे हम घिनौना भी कह सकते हैं। ग्रियर यहाँ क्या कहना चाह रही हैं, ये तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन उनके शब्द के खेल से मन उत्तेजित हो जाता है। विभत्स, घिनौना, नारी रूप सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करता है। इस कथन के अनुसार स्त्रियों पे शारीरिक रूप से आकर्षक दिखने का सामाजिक दबाव रहता है। इस अपेक्षा के तहत स्त्री अपने शरीर को प्रताड़ित करती है। इस दबाव के कुछ उदाहरण हुए। दुबला पतला दिखने के लिए किशोरावस्था से ही लड़कियां भूखी रहती हैं, चेहरे और शरीर के रोएं नुचवाती हैं, काया काली न हो इसलिए तरह तरह के लेप और क्रीम पर खर्चा करती हैं। जिनके पास धन सुविधा है वे तो अपने शरीर का ढांचा बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी यानी ऑपरेशन तक कराती हैं। और इस सब के बाद भी जो स्त्री सामाजिक मानकों के अनुसार पुरुषों को आकर्षित ना कर सके, उसे तिरस्कृत किया जाता है। ग्रियर का मानना है कि ऐसे दबाव जिससे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हो, एक घिनौनी सामाजिक प्रवृत्ति है। इन दबावों के तहत स्त्री का जो रूप उभर के आता है, उसे वे विभत्स मानती हैं। उनके एक और कथन का उदाहरण लेते हैं, जो कि पहले पहले सुनने में बहुत बेतुका लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचने पर उसका औचित्य साफ हो जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, There is nothing feminine about being pregnant. There is nothing feminine about giving birth। यानी गर्भवती होना और शिशु को जन्म देना जरा भी स्त्रीयोचित कार्य नहीं है। बात बेतुकी तो लगी। जन्म तो स्त्री ही देगी, तो फिर जन्म देना स्त्रीयोचित कैसे नहीं हो सकता। इसे समझाने के लिए ग्रियर कहती हैं कि सोचो, स्त्री होने का आम तात्पर्य क्या होता है? नाजुक होना, अति संवेदनशील होना, कोमल हृदय रखना, मर्दों के बनस्पत कमजोर होना। अगर ये सब स्त्री होने के मानक हैं, तो फिर जन्म देना स्त्रीयोचित कैसे हो सकता है? क्योंकि जन्म देने की प्रक्रिया के लिए अत्यधिक शारीरिक बल चाहिए, प्रसव की मुश्किलों को बर्दाश्त करने के लिए बहुत मनोबल चाहिए, और गर्भावस्था के दौरान आम दिनचर्या करते रहना नाजुकता का नहीं, शक्ति का प्रमाण है। अगर ग्रियर के कथन को इस नज़रिए से समझें, तो हम देख सकते हैं कि वे कह रही हैं कि नारीत्व के मानक शारीरिक शक्ति, मनोबल और दृढ़ता होने चाहिए, न कि कोमलता, संवेदनशीलता या कमजोरी। यह सेकेंड वेव फेमिनिज्म यानी दूसरी लहर के स्त्रीवाद का मूल सिद्धांत था कि जिन प्रवृत्तियों को आम तौर पर महिलाओं से जोड़ा जाता है, जैसे कि भावुकता, संवेदनशीलता और विनम्रता, उन्हें नीचा माना जाता है
और पुरुष संबंधी प्रवृत्तियों का आदर किया जाता है, जैसे कि भावहीनता, आक्रामकता, आधिकारिक यानी अथॉरिटेटिव होना, औरों को अपने काबू में रखना, उन पर रौब जमाना, इन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इस दौर की स्त्रीवादी सोच इस नर और मादा प्रवृत्तियों के विभाजन को खत्म करना चाहती थी, यानी भावुकता चाहे स्त्री में हो या पुरुष में उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, और आक्रामकता चाहे पुरुष में हो या स्त्री में उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। जर्मेन ग्रियर इसी दौर की स्त्रीवादी विचारक हैं। अपनी बात को इस प्रकार रखना कि सुनने वाला चौंक जाए, अचंभित रह जाए, जर्मेन ग्रियर की खासियत थी और शायद उस समय की जरूरत भी। स्त्रीवादी क्रांति 1970 के दशक में चरम सीमा पे थी। जिस प्रकार क्रांतिकारी अपने संघर्ष में बंदूक और बम का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जर्मेन ग्रियर पुरुष प्रधान समाज की नीतियों और रीतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करती थीं। यह समय था, मैं दोहरा रही हूं, 1970 का दशक। इस समय का यूरोपीय और अमेरिकी समाज आज की तुलना में कहीं अधिक पुरुष प्रधान था। कानूनी और सामाजिक रूप से औरतों के अधिकारों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता था। दफ्तरों में काम करने वाली औरतों का आम तौर पर शोषण किया जाता था। घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कोई कानूनी सहायता नहीं थी। तलाक के नियम भी औरतों के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार के अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दुनिया भर में औरतों ने मोर्चा बांध लिया। इनमें अमेरिका और फ्रांस के आंदोलनों ने प्रमुख भूमिका निभाई और स्त्रीवादी क्रांति को एक नया मोड़ दिया, जिसे सेकेंड वेव फेमिनिज्म कहा जाता है, यानी दूसरी लहर का स्त्रीवाद। हम पहली लहर और दूसरी लहर के फर्क पे ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, बस एक मोटा मोटी फर्क समझ लीजिए। स्त्रीवाद की पहली लहर जो 20वीं सदी के शुरुआत में प्रबल थी, उसका केंद्र बिंदु था औरतों की राजनीतिक अधिकार। पहली लहर के संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि औरतों को वोट डालने का अधिकार दिलाना थी। इस अधिकार को अंग्रेजी में वुमेन्स सफ्रेज कहा जाता है। यह अधिकार मिलने के बावजूद औरतों को समाज में पुरुषों के बराबरी का दर्जा नहीं मिला। 1960 के दशक में स्त्रीवादी क्रांति ने फिर जोर पकड़ लिया। इस बार केंद्र बिंदु था महिलाओं की सामाजिक छवि को बदलना, महिलाओं को देखने का नजरिया बदलना और उनके व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई लड़ना। हालांकि ग्रियर सेकेंड वेव फेमिनिज्म के आंदोलन का हिस्सा बनी, उनकी विचारधारा का जोर अन्य स्त्रीवादी बुद्धिजीवियों से अलग था। औरत की बदहाली के लिए वे पुरुषों को दोषी नहीं ठहराती थीं। उनका मानना था कि महिलाओं को अपने आप को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, तभी पुरुषों की सोच बदलेगी। औरतों को आत्मविश्लेषण करके पता करना होगा कि औरत होने के सही मायने क्या हैं, और अगर ये मायने उनके शोषण का कारण बन गए हैं तो इन्हें बदलना होगा। महिलाओं को अपने जीवन के प्रमुख निर्णय स्वयं लेने होंगे, अपने हालात को स्वयं निश्चित करना होगा। अन्य लोगों को इसका दोषी ठहराने से औरतों के दमन की समस्या का अंत नहीं होगा। ग्रियर की विचारधारा कभी कभी चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट प्रतीत होती है। उदाहरण स्वरूप आइए ग्रियर के एक इंटरव्यू का हिस्सा सुनते हैं जो उन्होंने कुछ एक साल पहले दिया, जब वे 80 वर्ष की उम्र में जयपुर साहित्यिक उत्सव में हिस्सा लेने आई थीं। इस इंटरव्यू में उनसे उनके जीवन की एक दुखद घटना के बारे में पूछा जा रहा है। जब ग्रियर 19 वर्ष की थीं, यानी 1960 में, उनका बलात्कार किया गया। लेकिन ग्रियर ने पुलिस को सूचित नहीं किया, क्योंकि वे सोचती थीं कि उनके कहे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उन्हें न्याय तो नहीं ही मिलेगा बल्कि पुलिस के हाथों और उत्पीड़न सहना पड़ेगा। इंटरव्यू लेने वाली संवाददाता उनसे पूछती हैं कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता, आपकी इच्छा नहीं होती कि उस आदमी को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए थी? ग्रियर कहती हैं कि नहीं। यह सुनकर कोई भी अचंभित हो जाएगा, इतने घृणित अपराध करके कोई आज़ादी से घूमे और अपराध की पीड़िता को नाराजगी न हो। आइए इंटरव्यू में सुनते हैं ग्रियर ऐसा क्यों सोचती हैं।
इंटरव्यू अंग्रेजी में है, लेकिन इसमें हिंदी में सबटाइटल्स यानी उपशीर्षक दिए हुए हैं। But did you feel rage? Do you sometimes look back and wish he'd been punished? No. Why not? I wish he'd been stopped. Because I knew that he would offend again. And that's another problem with repeat offenders in rape. It's very common that a large percentage of the reported rapes are carried out by a specific number of men who are repeat offenders. And they need to be stopped. I don't know that, killing them is going to be a solution, or flogging them, or anything else. I think we need to find out what mechanism has gone wrong. ग्रियर की राय से आप सहमत हों या ना हों, मैं तो इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि अपराधी को सज़ा मिले ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपराध की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन हम ग्रियर की सोच को पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं कर सकते। अगर ध्यान से सुने तो वे एक बहुत अहम बात कह रही हैं कि सिर्फ अपराधी को सजा देने से समस्या नहीं सुलझेगी। ऐसा सामाजिक माहौल बनाना होगा जिसमें ऐसे दुष्कर्म करने की किसी की हिम्मत न हो। जब तक कि उन प्रथाओं को नहीं बदला जाएगा जिससे नारी का सामाजिक दर्जा नीचा होता है, औरत का शोषण होता रहेगा। औरत को जो रीति रिवाज कमज़ोर बनाते हैं, उनको खत्म किए बिना औरत पर किए गए अत्याचारों का अंत नहीं होगा। भारतीय समाज में ऐसी कुछ प्रथाओं का उदाहरण लें तो नाम आएगा दहेज की रीति, पुत्रों की इतनी लालसा कि यदि भ्रूण स्त्रीलिंग हो तो उसकी हत्या कर दी जाती है, लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान देना, महिलाओं के घर से बाहर काम करने पर रुकावट लगाना, ये सब मिलकर महिला वर्ग को निर्बल बना देते हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मूल कारण है। जर्मेन ग्रियर ने इन भारतीय प्रथाओं की कभी आलोचना नहीं की। उनकी आलोचना का केंद्र बिंदु यूरोप और अमेरिका की पाश्चात्य सभ्यता थी। उनका मानना था कि भारत और अफ्रीका जैसी प्राचीन सभ्यताओं में औरत का दर्जा यूरोप और अमेरिका से बेहतर था, और आज भी यहाँ की रीतियाँ औरत के लिए पाश्चात्य देशों की तुलना में अधिक सहायक होती हैं। ग्रियर के अनुसार विकसित माने जाने वाले देशों में भी महिला वर्ग के विकास में कई तरह की अड़चनें डाली जाती हैं। आधुनिकता की ओड़ में महिलाओं को दमित किया जाता है, जबकि पारंपरिक संस्कृति औरतों के लिए अधिक सहायक साबित होती है। अब तक हमने ग्रियर की विचारधारा को समझने की कोशिश की। आइए अब उनके जीवन के कुछ तथ्यों से परिचित हो लें। इस अद्भुत व्यक्तित्व वाली महिला के जीवन की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। इनकी माँ शादी से पहले मिलनर यानी टोपियां बनाने वाले के यहाँ काम करती थीं। शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पिता एक अखबार के लिए विज्ञापन बेचते थे। जब ऑस्ट्रेलिया दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो पिता सेना में भर्ती हो गए और 3 साल घर से दूर रहे। जब वे घर लौटे, जर्मेन 5 वर्ष की थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, छोटे भाई और बहन का जन्म हुआ, लेकिन ग्रियर का कहना है कि घर का माहौल बहुत शुष्क था। कोई किसी से बात नहीं करता था, परिवार इकट्ठे कुछ नहीं करता था। पिता ना उनसे बात करते थे, ना उनके प्रति वात्सल्य का कोई प्रमाण देते थे। माँ जब नाराज होती थीं तो उपकरणों के तार से जर्मेन को पीटती थीं। लेकिन इन मुश्किलों ने जर्मेन की पढ़ाई पर कोई असर नहीं डाला। वे अव्वल दर्जे की विद्यार्थी थीं। परिवार की दिक्कतों का समाधान उन्हें स्कूल और यूनिवर्सिटी में मिला। 18 साल की उम्र में जब वे विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष की छात्रा थीं, उन्होंने घर छोड़ दिया, वेट्रेस की नौकरी पकड़ ली और उस तनख्वाह से अपनी पढ़ाई पूरी की। इस समय के बाद से माता पिता और जर्मेन का अलगाव स्थायी हो गया। अंग्रेजी साहित्य में एमए पूरा करने के बाद उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। लोग याद करते हैं कि लेक्चर में 600 विद्यार्थी आते थे और ग्रियर का व्यक्तित्व और पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि कोई चूं भी नहीं करता था। कुछ साल पढ़ाने के बाद उन्हें कैम्ब्रिज जाने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई, स्कॉलरशिप मिली और ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड आ गईं।
वहाँ पीएचडी पूरा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी दोस्ती जाने माने संपादक भारतीय मूल के सोनी मेहता से हुई। मेहता ने उन्हें किताब लिखने का सुझाव दिया जो नई स्त्रीवादी धारा को दर्शाए। ग्रियर को मेहता का सुझाव पसंद आया और उन्होंने किताब पर काम शुरू कर दिया। नतीजा था कि 1970 में सोनी मेहता के प्रकाशन समूह की एक कंपनी ने द फीमेल यूनक प्रकाशित की। इस किताब को तुरंत सफलता मिली। कुछ ही दिनों में इसके दसियों हजार प्रतियां बिक गईं। प्रकाशक को किताब के ऑर्डर पूरा करने के लिए रात दिन प्रेस चलाना पड़ा। द फीमेल यूनक इतनी लोकप्रिय हुई कि ग्रियर को तमाम टीवी चैनलों, रेडियो स्टेशन और अखबारों से इंटरव्यू के निमंत्रण मिलने लगे। उनका नौकरी करना मुश्किल हो गया। ग्रियर ने नौकरी छोड़ दी और अपना सारा समय लेखन और स्त्रीवादी विचारों के प्रचार करने में लगा दिया। अगले लेसन में आपकी पुस्तक में दिए गए लेख के माध्यम से जर्मेन ग्रियर की विचारधारा के एक खास पहलू से परिचित होंगे। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति और अफ्रीका और एशिया के प्राचीन पारंपरिक सभ्यताओं में महिलाओं के सामाजिक दशा की तुलना। ये वीडियो यहीं खत्म होता है।